हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। और इसमें मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से संबंधित। और काफ़ी लाभदायक ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं अपने खुद के पर्सनल इंटरव्यू के बारे में आज आप लोगों को डिस्कस करूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, इससे आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा और आप इंटरव्यू को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने इंटरव्यू दिया तो किस तरीक़ा से मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, किस किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछे गए, और वो भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिन्हें मैं इंटरव्यू में नहीं बता पाया था। और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा आपको कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो सब्जेक्ट से संबंधित नहीं थे, लेकिन वो पूछे गए थे इंटरव्यू में, लेकिन उनको किस तरीक़ा से मैंने हैंडल किया वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको निश्चित तौर से एक डायरेक्शन देने में मदद करेंगी, और जो स्टूडेंट इंटरव्यू देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, जहाँ भी वो इंटरव्यू देने जाएंगे, उससे निश्चित तौर से इस वीडियो को देखने के बाद लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बताना चाहूँगा कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का जब मेरा इंटरव्यू था, उस कमीशन में जैसे ही इंटरव्यू का बुलावा मुझे मिला, लेटर आया, तो मैंने तैयारी अपनी शुरू की। पहले से ही मैं पढ़ रहा था और उसके बाद मैंने पूरे सिलेबस को कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को मैं रिवाइज कर पाऊँ। तो इंटरव्यू कॉल आने के तुरंत बाद ही मैंने कोशिश ये की कि जितना भी हमारा सिलेबस और कंटेंट है ग्रेजुएशन लेवल का ख़ास तौर से, और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने पीजी लेवल की भी सब कवर की हुई थी, तो मैंने सब तैयार किया, ब्रूसअप किया, और कुछ मॉक इंटरव्यू का सहारा भी लिया। कुछ मेरे अपने जो मित्र थे उनके साथ में डिस्कशन किया और कुछ मॉक इंटरव्यू भी दिए उनके साथ। काफ़ी लाभ उनका मिला, मॉक इंटरव्यू का निश्चित तौर से मुझे लाभ मिला इंटरव्यू में। तो जैसे ही इंटरव्यू वाले दिन मैं एक दिन पहले ही पहुंच गया था, इलाहाबाद इंटरव्यू हुआ था, तो एक दिन पहले मैं इलाहाबाद पहुंच गया था। और एक दिन पहले जाने का ये लाभ रहा कि एक अतिरिक्त दबाव रहता है कि कहीं आपकी ट्रेन लेट ना हो जाए और आप कहीं इंटरव्यू में टाइम पे ना पहुंच पाएँ। तो इस पॉसिबिलिटी को मैंने ख़त्म करने के लिए पहले ही सोच लिया था कि इंटरव्यू देने से पहले मैं एक दिन पहले पहुंचूंगा। तो वहाँ मैं पहुंचा, और उससे पहले जो हमारा इंटरव्यू का जो दिन था, उससे एक दिन पहले मैं आयोग में जो स्टूडेंट मुझसे पहले इंटरव्यू दे रहे थे उनसे मिला, और जो इंटरव्यू दे के आ रहे थे उनसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी पूछा कि किस किस तरीक़ा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटजी को तैयार रखा। जिस दिन इंटरव्यू का डे था उस दिन मैं सुबह 10 बजे सही आयोग में पहुंचा, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद में, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होने की प्रक्रिया के बाद जो हमारा जिस रूम में इंटरव्यू होना था उससे बाहर एक बरामदा था, तो उस बरामदे में हम सभी लोग बैठ गए थे, और करीब 10 से लेकर 12 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें उस दिन इंटरव्यू देना था। तो तब तक बोर्ड बैठा नहीं था, और उससे पहले हम जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बैठे तो आपस में हमारी बातें शुरू हो गई। जो मेरे साथ कैंडिडेट थे वो सभी अपने अपने फील्ड में बहुत पारंगत थे और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस लिए हुए थे, जिनमें मैं याद कर पा रहा हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की टॉपर थी हमारे साथ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो भी हमारे साथ थे उसी दिन इंटरव्यू में, कुछ रुड़की यूनिवर्सिटी के कुछ साथी थे जो इंटरव्यू उसी दिन दे रहे थे जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। तो सबसे बातें होती रहीं, और 10:30 बजे के करीब जो है वो इंटरव्यू बोर्ड बैठा। इंटरव्यू बोर्ड जैसे ही बैठा तो हमारे जो एक साथी थे उनका नाम पहले बोला गया। जो हमारे इंटरव्यू जहाँ पे चालू था उससे बाहर एक अर्दली रहता था, वो अर्दली आवाज़ लगाता था कि इंटरव्यू जो है इसका पहले होगा, तो उसी क्रम से हमें जाना होता था। तो उसमें जो पहला बुलावा आया और 10:30 के करीब उनका इंटरव्यू शुरू हुआ, तो 10:30 के आसपास जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ तो वो अपना इंटरव्यू देने पहुँचे। तो हम ही ने जब वो जाने लगे हमारे पास से तो हमने उन्हें सब ने बेस्ट ऑफ लक बोला। माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन साथ साथ एक दिमाग के अंदर थोड़ा सा तनाव भी था इंटरव्यू को लेके,
और जब हम आपस में बात करने लगे तो तनाव पे थोड़ा असर पड़ा, थोड़ा हम रिलैक्स हो गए थे इंटरव्यू से पहले, सभी लोग जो इन्हें इंटरव्यू फेस करना था। तो एक साथी हमारे इंटरव्यू के लिए गए और उनका इंटरव्यू करीब आधा घंटे के आसपास उनका इंटरव्यू चला और वो इंटरव्यू में फिर आए। तो बाकी सब लोग पूछ रहे थे उनसे कि भाई किस किस तरीक़ा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है इंटरव्यू में, जो बाहर लोग बैठे होते हैं वो सोचते रहते हैं कि पीछे अंदर जो है क्या इंटरव्यू में पूछा जा रहा होगा, किस तरीक़ा के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। और उसके चलते कई बार क्या होता है कि उनमें से अगर जैसे वो आके आपको बताएंगे, आप पूछेंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, अगर उनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर बनने लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि ये इस तरीक़ा से क्वेश्चंस तो हमने तैयार किए ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक ह्यूमन प्रवृत्ति है कि जो इंटरव्यू से निकल के आते हैं उनसे जो बातें होती हैं अक्सर ही, और उससे जो है उनके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू को लेके, तो ये कॉमन होता है, हमारे साथ भी रहा। लेकिन क्योंकि इंटरव्यू में मेरा जो है दूसरा ही नंबर था, सही 11 बजे के आसपास मुझे नंबर 2 पे बुलाया गया इंटरव्यू बोर्ड के लिए। तो जैसे ही मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था और मैंने एंट्री की, तो एंट्री करने के बाद सबसे आगे जो चेयरमैन थे उन्हें विश किया, और चेयरमैन को विश करने के बाद जो बाकी के मेंबर्स थे उन सबको भी विश किया, 1 बाय 1 एक एक को विश किया गर्दन हिला के। और सबको जैसे ही विश किया तो एक चेयर उसके सामने रखी हुई थी जहाँ पे बोर्ड पूरा बैठा हुआ था। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड के जो मेंबर्स थे वो इस तरीक़ा से बैठे हुए थे, एक मेंबर यहाँ बैठे हुए थे और एक मेंबर इस तरीक़ा से थोड़ा सा गैप पे थे, यहाँ पे एक मेंबर इधर थे और एक मेंबर जो है इधर थे, एक मेंबर इधर थे। तो 5 लोगों का ये बोर्ड था। इनमें जो बोर्ड के चेयरमैन थे वो तो इधर बैठे हुए थे, ये तो हमारे चेयरमैन थे यहाँ पे जो बैठे हुए थे नंबर 2 के पास, जो जिन्हें मैंने जाके विश किया। और ये जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे जो 3 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक्सपर्ट नंबर 1 और एक्सपर्ट जो थे ये हमारे 3 एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट 1, 2 और 3rd। और एक यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, ये साइकोलॉजी वगैरह के प्रोफेसर्स रहे होंगे, तो ये साइकोलॉजिस्ट थे। और ये हमारे 5 लोग इस तरीक़ा से थे, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एक चेयरमैन और एक साइकोलॉजिस्ट। जो चेयरमैन थे वो भी, क्योंकि मैं सब्जेक्ट फिजिक्स की बातें डिस्कस कर रहा हूँ, फिजिक्स से आता हूँ, तो फिजिक्स के ही चेयरमैन थे। प्रोफेसर रामाचल जी हमारे बोर्ड के चेयरमैन थे। तो प्रोफेसर रामाचल सिंह जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में उस समय पर चेयरमैन थे। तो चेयरमैन के बोर्ड में ही था मेरा इंटरव्यू। तो प्रोफेसर रामाचल जी जो है इधर बैठे हुए थे और ये एक्सपर्ट इधर बैठे हुए थे और साइकोलॉजिस्ट इधर। जैसे ही मैं यहाँ पे सामने चेयर थी, यहाँ पे चेयर थी जहाँ मैं जाके बैठा, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस किस तरीक़ा से पोजीशन थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। तो अमूमन इसी तरीक़ा का सीन होता है जो मैं बता रहा हूँ। जो बोर्ड में पहली बार भी देंगे उन्हें भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीक़ा से बोर्ड रहता है। यहाँ से एंट्री थी, यहाँ पे गेट था, जहाँ गेट से हमारी एंट्री हुई। ये पूरा रूम था, ये एक बड़ा रूम था इस तरीक़ा से, और यहाँ से गेट से हमारी एंट्री हुई और एंट्री करके मैं इधर की तरफ यहाँ विश किया सब लोगों को। यहाँ पे इस चेयर के पास मैं पहुँचा, इस तरीक़ा से पहुँचता हुआ, और यहाँ चेयर पर पहुँचा तो जैसे ही सबसे विश हो गई थी तो मैं यहाँ खड़ा हो गया। और चेयरमैन साहब ने जो है उसके बाद मुझे बैठने के लिए कहा, तो मैंने थैंक यू उन्हें बोला, और थैंक यू बोलने के बाद में उन्होंने मुझे जैसे ही कहा तो उन्होंने मेरा बायोडाटा उनके पास था, तो उन्होंने बायोडाटा को जो है सब पढ़ के सुनाया। उसमें ख़ास तौर से उन्होंने 4-5 चीज़ें जो मुझे याद हैं वो मैं बताना चाहूँगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज उन्होंने पढ़ के बताई, और मैंने एक JRF था तो वो भी उन्होंने बताया कि इन्होंने JRF क्वालिफाई किया है। ये सब बातें उन्होंने बताई। और उसके बाद जैसे ही ये चेयरमैन साहब ने ये सब मेरा प्रोफाइल पढ़ के सुनाया, तो एक वाक़या जो मुझे याद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चेयरमैन साहब ने कहा प्रोफाइल को पढ़ने के बाद मेरा, वो कहने लगे कि आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परसेंटेज कंपैरेटिवली कम था, और उसके बाद आपका BSc में परसेंटेज बहुत हायर है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। तो उन्होंने मुझसे ये पूछना चाहा कि आपने इतना जो परसेंटेज का इजाफा कैसे किया, या आप
इतने जो मार्क्स, कम मार्क्सों से इतने ज़्यादा मार्क्स तक का सफ़र आपका कैसा रहा और इसके कारण क्या थे? तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछ लिया था जब मेरा प्रोफाइल पढ़ रहे थे। तो सभी लोगों ने बड़े सीरियसली सुना, मैंने रिप्लाई भी दिया। तो मैंने कहा कि सर मैं गाँव से आता हूँ और गाँव में जो है बेसिक सुविधाएँ नहीं थी और मेरा खेलने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन में, तो मैं क्लब से क्रिकेट के टूर्नामेंट खेलता रहा और खेल में ज़्यादा रहा, तो पढ़ाई के लिए थोड़ा समय कम निकला। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे ही मैंने गांव से माइग्रेट करके शहर में आया, तो मैंने अपना सारा समय पढ़ाई के लिए दिया और जब पढ़ाई के लिए समय दिया तो मेरी परसेंटेज ग्रेजुअली इम्प्रूव हो गई और एमएससी करते करते मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हो गया। तो काफ़ी उन्होंने प्रशंसा की इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी लाइफ के अंदर कम ही ऐसे प्रोफाइल देखे हैं जिनमें इतनी परसेंटेज का गैप होता है कि आप ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन तक टॉपर बन जाते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कैसे टॉपर बन जाता है। तो मुझसे फिर उसका कारण भी पूछने लगा कि भाई गाँव में जो ऐसा कुछ रहता है तो आप गाँव के बच्चों के लिए क्या सोचते हैं। तो मैंने कहा कि सर जो बेस्ट टैलेंट है वो गाँव में मिलता है और बहुत योग्य बच्चे होते हैं लेकिन उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता और उस मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो अपने जीवन में आगे नहीं पहुंच पाते। आगे जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहूँगा। तो उसी संबंध में मैंने आगे जाके ये चैनल शुरू किया, गांव के बच्चों को डेडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ से मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था। तो चेयरमैन साहब ने ये सब बातें पूछ के फिर उन्होंने थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हुए कहा कि चलो आज हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को रेफ़र किया। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ से शुरू हुआ इंटरव्यू मेरा। ये इंटरव्यू में जो प्रोफेसर बीके अग्रवाल साहब बैठे हुए थे इधर, ये प्रोफेसर बीके अग्रवाल साहब जो है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और इनका थर्मल स्टैटिस्टिकल में काफ़ी एक्सपर्ट नाम है, बड़ा नाम है। तो सबसे पहले जब एक्सपर्ट 1 से बात हो रही थी तो एक्सपर्ट 1 से बात करते समय एक्सपर्ट नंबर 2 और एक्सपर्ट नंबर 3 और चेयरमैन साहब भी मुझसे पूछने लगे कि आपने स्टैटिस्टिकल की बुक को किसकी रेफरेंस को पढ़ा है। तो स्टैटिस्टिकल में जो बुक मैंने पढ़ी हुई थी उसमें मैंने कुछ नाम उन्हें बताए और उनमें बीएस अग्रवाल का नाम मैंने लिया और बीके अग्रवाल के साथ साथ जो बीएस अग्रवाल के साथ साथ बाकी और रेफरेंसों के नाम बताए, आर के पथारिया का नाम भी बताया और रीफ को भी बताया। उसके बाद वो मुझसे पूछने लगे और गंभीर मेरी फेवरेट थी तो एक ऐसे भी पूछा उन्होंने कि आपकी फेवरेट बुक स्टैटिस्टिकल में कौन सी है। तो मैंने कहा सर गंभीर का जो रेफरेंस है वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो मुझसे पूछने लगे, फिर वो बार बार कहने लगे कि प्रोफेसर बीके अग्रवाल का रेफरेंस नहीं पढ़ा तुमने स्टैटिस्टिकल में। तो मैंने ऑनेस्टली कहा कि सर नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया लगने लगा था कि ये प्रोफेसर बीके अग्रवाल साहब हो सकते हैं फिजिक्स के। तो मैं नाम से वाकिफ नहीं था उनके से, ना मुझे आइडिया था, लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे के वापस आया तो लोगों ने मुझे बताया कि बीके अग्रवाल साहब जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, तो इस वजह से हो सकता है वो लोग आपसे पूछ रहे हों। तो इस तरीक़ा से शुरू हुआ इंटरव्यू का जो पहला एस्पेक्ट शुरू हुआ। लेकिन बीके अग्रवाल साहब ने ही मेरा इंटरव्यू शुरू किया, फिर इन्हीं एक्सपर्ट ने मेरा इंटरव्यू शुरू किया था। और इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा वो पूछा था जीरोथ लॉ क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे शुरू किया कि आप बताएं, मैं थर्मल स्टैटिस्टिकल में ही कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहूँगा। तो उनका पहला क्वेश्चंस जो आया एक्सपर्ट 1 का, मैं क्वेश्चंस बता देना चाहूँगा क्योंकि वो आपसे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है इसे वीडियो को अपलोड करने का उसके पीछे यही है कि आपको पता चले कि किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो एक्सपर्ट 1 ने जो पहला क्वेश्चंस मुझसे पूछा वो जीरोथ लॉ पूछा कि आप बताएं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बताया कि सर अगर हम 3 सिस्टम्स लें और सिस्टम ए और सिस्टम बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, उनके टेम्परेचर समान हैं, बी और सी हैं, दो सिस्टम, अगर उनके भी टेम्परेचर समान है तो सिस्टम ए और सी का टेम्परेचर समान होगा। तो उन्होंने कहा इट्स ओके। फिर उन्होंने उसके तुरंत बाद ही मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप जीरोथ लॉ के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताएं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उन्होंने पूछना शुरू किया जीरोथ लॉ के बाद। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने एक्सप्लेन किया कि सर अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बढ़ाने में काम आती है और एक्सटर्नल वर्क करती है। तो मैंने मैथमेटिक्स में बताया dQ बराबर du प्लस dW। तो जैसे मैंने मैथमेटिक्स बोला तो उन्होंने कहा कि अब इसकी फिजिक्स को भी डिस्कस करो। तो मैंने उसे डिस्कस किया और फिर उन्होंने उसके ऊपर उसके तुरंत बाद ही क्वेश्चन शुरू किया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा
वो पूछा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप बताएं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जैसे ही उन्होंने क्वेश्चंस रेज किया तो मैंने बताया मैथमेटिक्स उसका डी क्यू बराबर टी टी एस। तो जैसे ही मैंने डी क्यू बराबर टी टी एस बोला तो वो एकदम से कहने लगे कि आप मैथ ना बताएं, हमें फिजिक्स बताएं इसकी। तो मैंने फिर उन्हें बताना शुरू किया कि अगर हम टेम्परेचर टी पे किसी सिस्टम को हीट डी क्यू देते हैं तो उसकी एंट्रोपी में जो बदलाव होता है डी एस उसकी एंट्रोपी में चेंज होता है, और चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो डी एस बराबर डी क्यू बाई टी होती है। तो इस तरीक़ा से मैंने एक्सप्लेन किया उसे। तो एक उनके पास में वहाँ जो था एक पेन उनके पास था, तो उस पेन को साथ में कहने लगे कि भाई इस पेन की एंट्रोपी बताइए, इस पेन की एंट्रोपी क्या है। तो फिर मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि अगर हम पेन को हम हीट दें डी क्यू और इसका टेम्परेचर टी है तो सर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, एंट्रोपी ना करके चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, तो डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद वो अपने इसी क्वेश्चन के बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया, और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया फिर इसी क्रम में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको डिस्कस कीजिए कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे मैंने बताना शुरू किया कि जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते चले जाते हैं तो टेम्परेचर जब 0 केल्विन की तरफ अप्रोच करता है तो एंट्रोपी सिस्टम की 0 की तरफ अप्रोच करती है। तो ये क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल से 4 क्वेश्चंस लगातार इन्होंने यहाँ से पूछे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस मुझसे पूछा वो पूछा कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल बताइए, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या होते हैं। तो मैंने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बारे में बताना शुरू किया, और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में मैंने कहा कि सर 4 तरीक़ा के थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं। एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल यू होता है, एक एफ होता है, एक जी होता है और एच होता है। तो जैसे ही मैंने यू एफ जी एच कहा तो उन्होंने एकदम से पूछा कि आप यू क्या है या एफ क्या है। तो मैंने फिर ये बताना शुरू किया कि यू इंटरनल एनर्जी है, एफ हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है, जी हमारा गिब्स फंक्शन है और एच एंथैल्पी है। तो इनके बारे में फिर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस पूछते रहे कि इनसे हमें क्या लाभ मिलता है, इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ने का क्या लाभ है। तो मुझे इनके बारे में आइडिया था, तो मैंने वो सभी क्वेश्चंस जो है उन्हें उनके सेटिस्फैक्शन तक इन चीज़ों को डिस्कस करते रहे और मैं उन्हें बताता रहा। उसके बाद उनके जो एस्पेक्ट्स ये चल रहा था उसी में उन्होंने मुझसे फिर पूछना शुरू किया कि थोड़ा सा हमें आप जो क्वेश्चंस है उसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ से ये मैंने पूछ लिया है, आप ऐसा करें मुझे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में बताएं कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को मैंने बताना शुरू किया कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की जितनी फिजिक्स मुझे पता थी उस समय पे तो वो मैंने बतानी शुरू की, लेकिन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में वो फिर और ज़्यादा पूछने लगे कि भाई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर क्या होता है और जो हमारी CV है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। इस टाइप से उन्होंने फिर क्वेश्चंस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पर पूछने जारी रखे, और वो पूछते रहे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पे, और वो तब तक पूछते रहे जब तक मैं एक क्वेश्चन उन्होंने फिर ऐसा पूछा जिसका मेरे पास जवाब नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कौन से स्पेस में होता है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो 2 क्वेश्चंस जो मुझे अभी याद हैं वो इस तरीक़ा से उन्होंने पूछे कि इसके एप्लीकेशन प्रोस्पेक्ट्स को बताओ कि इससे क्या फ़ायदा हुआ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन से। और एक उन्होंने एस्पेक्ट इस पर जो डिस्कशन चाहा वो ये है कि कौन से स्पेस में होता है, और स्पेस के साथ साथ ये पूछा कि उस स्पेस को समझाओ और उस स्पेस के बारे में थोड़ा डिटेल कुछ बताइए हमें। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसके ऊपर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपने जितना बताया है इसमें आप थोड़ा सा और अध्ययन करें, अभी आपका ये टॉपिक जो है बहुत क्लियर आपको नहीं है। तो मैंने सॉरी उनसे बोला, और सॉरी बोल के फिर उन्होंने कुछ इसके बारे में मुझे कुछ चीज़ें बताई, तो मैंने उन्हें फिर धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने उसके बाद भी फिर क्वेश्चंस जारी रखे पूछने, और वो कहने लगे कि अब हम थोड़ा सा आपसे विस्कोसिटी के बारे में चाहेंगे पूछना कि आप विस्कोसिटी के बारे में बताएं, विस्कोसिटी क्या होती है। तो मैंने विस्कोसिटी के बारे में बताना शुरू किया कि विस्कोसिटी की जो मुझे मेजर चीज़ें पता थी कि 2 लेयर जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, फ्लड फ्लो करता है, एक लेयर दूसरी लेयर का अपोजिशन करती है, ऑब्स्ट्रक्शन फोर्स लगाती है, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। इस तरीक़ा से मैंने डिस्कस किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछना शुरू किया कि विस्कोसिटी बताइए टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करती है। तो मुझे याद है कि इस पर उन्होंने काफ़ी
फोकस रखा और टेम्परेचर विस्कोसिटी इफेक्ट को पूछने के साथ साथ उन्होंने पूछा कि सॉलिड की जो हमारी विस्कोसिटी है वो क्या होती है। तो मैंने कहा सर वो फ्लड में ही होती है विस्कोसिटी। तो फिर वो एग्री किए उस पर। तो सॉलिड पे उन्होंने पूछा, फिर सॉलिड के बाद वो लिक्विड पे पूछने लगे और लिक्विड के बाद उन्होंने गैस पे पूछा कि इनकी गैसेज और लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो बताएं कि टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करती है। तो लिक्विड और गैसेज की विस्कोसिटी में मैंने एंड्रेड फार्मूला और सदरलैंड फार्मूला बताया। तो उन्होंने मुझसे वो दोनों फार्मूले लिखवाए और उसके बाद में उस पर डिस्कशन उन्होंने जारी रखा जब तक वो इस पर सेटिस्फाइड नहीं हुई। और साथ साथ उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि प्रेशर का भी असर बताएं विस्कोसिटी पे कैसे पड़ता है और लिक्विड में और गैसेज में प्रेशर का क्या असर होता है, ये पूछा। साथ साथ विस्कोसिटी के कुछ एप्लीकेशंस एस्पेक्ट भी पूछते रहे और काफ़ी समय उन्होंने फिर विस्कोसिटी में काफ़ी समय उन्होंने लिया। काफ़ी हद तक मैं इस वाले जो क्वेश्चंस थे, ये टॉपिक्स मेरे तैयार थे, अच्छे से मैं पढ़ के गया था। तो मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया और डिस्कशन के बाद में उनके सेटिस्फैक्शन तक मैं जवाब देता रहा। तो ये मेरे पहले एक्सपर्ट के क्वेश्चंस थे जो प्रोफेसर BK अग्रवाल साहब थे और काफ़ी समय इनके साथ डिस्कशन रहा। और उसके बाद जो दूसरे एक्सपर्ट थे जिन्होंने इंटरव्यू शुरू किया, मैं उन्हें नाम से नहीं जानता हूँ, ना उन्होंने कुछ उस तरीका का उनका डिस्कशन हुआ, उनके परिचय पे भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन शुरू किए, उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपको प्रोफेसर्स बना दें, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बना देते हैं, तो जैसे ही इन्होंने ये क्वेश्चंस जब देखा उन्होंने कि ये सब टॉपिक्स कवर मैंने किए, तो ये दो ही बुकों पे इनका मेन फोकस रहा पहले एक्सपर्ट का। एक एक्सपर्ट रहा, एक जो एस्पेक्ट था वो था हमारा थर्मल और स्टैटिस्टिकल पर डिस्कशन, और दूसरा जो है वो विस्कोसिटी पर रहा, खास तौर से मैकेनिक्स का ये टॉपिक। और इस पर थोड़े क्वेश्चंस पूछते रहे वो, जस्ट लाइक के पॉजिटिव फार्मूला क्या होता है, पॉजिटिव फार्मूला में क्यू क्या होता है, पी क्या होता है, ए क्या होता है, ईटा क्या होता है, एल क्या होता है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछते रहे। तो विस्कोसिटी पे मैं उनके सेटिस्फैक्शन तक जवाब दे पाया। तो नेक्स्ट जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत यंग एज में हैं, तो आप बच्चों को कैसे संभालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आप जाएं। तो एक बिल्कुल इसके फ्रंट में जहाँ पे ये पूरी की पूरी मैं बता रहा हूँ कि एक पूरी बड़ी टेबल थी, उसके चारों तरफ ये चेयर्स थी। इसके जस्ट सामने यहाँ जो ये दीवार आती थी, इस दीवार पे यहाँ पे गेट था और इस दीवार के ऊपर यहाँ बिल्कुल इनके जस्ट मिड के पास एक बोर्ड बना हुआ था और बोर्ड के साथ साथ उस बोर्ड पे एक चौक रखा हुआ था। और मुझसे कहा गया, इन एक्सपर्ट ने, सेकंड एक्सपर्ट ने मुझसे कहा कि आप बोर्ड पे जाइए और बोर्ड पे जो है हमें मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस टॉपिक्स जो है वो पढ़ाइए। तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के बारे में मैंने मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस लिखी और मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक रिलेशंस मैंने लिखी। तो फिर थोड़ा सा उनके बारे में वो पूछते रहे, वो चारों मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस मैंने लिखा। फिर उन्होंने कहा कि मैक्सवेल की जो रिलेशंस हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, उसके अलावा एक मैक्सवेल की जो रिलेशंस हैं वो EMT में भी हैं, आप जाएं और इस EMT की जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं, तो इन चारों मैक्सवेल इक्वेशंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताएं और फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ आप इनका डिफरेंशियल और, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा और डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म पूछी। तो मैंने जाके बोर्ड पे मैं गया यहाँ पे और जाके यहाँ खड़े होकर ये सब मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो चारों मैक्सवेल इक्वेशंस मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी। तो फिर उनके ऊपर कुछ चारों डिफरेंशियल फॉर्म लिखी। तो ये मैं बता दूं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग वाकिफ होंगे इन इक्वेशनों से। डाइवर्जेंस D बराबर रो, डाइवर्जेंस B बराबर 0, और एक इक्वेशंस हमारी ये होती है कर्ल E बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल T, और एक हमारी इक्वेशंस होती है यहाँ कर्ल H बराबर J प्लस डेल D अपॉन डेल T। तो ये चारों इक्वेशंस की मैंने डिफरेंशियल फॉर्म लिखी और यहीं पे इनका जो डिफरेंशियल फॉर्म है उनको इंटीग्रल फॉर्म में बदला और यहाँ पे लिखा D डॉट DS की जो वैल्यू होती है D डॉट DS इजकल टू QF, और मैंने इसको भी बताया कि ये B डॉट DS इजकल टू 0 होता है। इसको भी बताया कि इसका जो मतलब होता है वो होता है E डॉट DL इजकल टू माइनस डेल ओवर डेल अपॉन डेल T और B डॉट DS, और इसका भी डिस्कशन मैंने कर दिया था। ये पूरी की पूरी
इक्वेशंस मैंने डिस्कस की, एस डॉट डी एल बराबर आई प्लस आई जी तक। ये मैंने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के सम के बराबर होती है। तो ये मैंने 8 इक्वेशंस जैसे ही लिखी बोर्ड पे, तो इनके बाद में इन पर डिस्कशन शुरू किया। ये डाइवर्जेंस डी बराबर रो क्या बताती है, डाइवर्जेंस बी बराबर जीरो क्या बताती है, कर्ल ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी ये क्या बताती है। तो इनके सिग्निफिकेंस पे वो बात करते रहे। तो मुझसे पूछा गया था कि इनके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करें, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम इधर से इधर आना चाहते हैं, इधर से इधर आना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरीक़ा से लाते हैं। तो ये डिस्कशन इस पर चलता रहा। और जो एक्सपर्ट नंबर 2 थे, वो मुझे बोर्ड पे ही काफ़ी घेरते रहे और उन पर क्वेश्चंस लगातार पूछते रहे। फिर आगे लॉ को डिस्कस करते रहे, फिर आगे लॉ पे काफ़ी उन्होंने क्रॉस क्वेश्चंस पूछे, और डिस्प्लेसमेंट करंट पर फोकस बहुत ज़्यादा रहा। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस जिसे मैं अच्छे से याद करना चाहूँगा, जो बहुत फोकस रहा उनका, जो यहाँ से पूछा उन्होंने, वो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज मुझे याद थी, मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने उसमें एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस करके पूछी थी, वो था कि यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, उस यूनिफिकेशन को समझाइए कि हम यूनिफिकेशन से क्या समझते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूनिफिकेशन है उसको किस तरीक़ा से देखते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि जो हमारे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है टाइम के हिसाब से, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट टाइम के हिसाब से चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो क्वेश्चन है इस पर काफ़ी डिस्कशन चलता रहा, डिस्प्लेसमेंट करंट पे कंसेप्ट पे काफ़ी डिस्कसन होता रहा, इनकी इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्मूलों पे, एक दूसरे के कन्वर्जन पे, ये सब बोर्ड पे डिस्कशन था। पूरा का पूरा बोर्ड पे मैंने ये सब फेस किया। और उसके बाद जब इस पर पूरा डिस्कशन हो गया और इनकी जो फिजिक्स है वो पूरी डिस्कस हो गई, तो उन्होंने सेकंड एक्सपर्ट ने मुझे थर्ड के लिए रेफ़र कर दिया। ये थर्ड जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट थर्ड ने जो है क्वेश्चंस पूछे, और जो पूरा का पूरा फोकस था उनका वो 2 टॉपिक्स पे था, जो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि उन्होंने क्या पूछा और किस तरीक़ा से मैं एक क्वेश्चंस जो उन्होंने बहुत ही मुश्किल मुझे लगा और बाद में मैंने ढूंढने का प्रयास किया, उसे भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या उन्होंने इस तरीक़ा का क्वेश्चंस पूछा कि जिसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हुई और मैं काफ़ी पजल में रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा करें, पहले तो उन्होंने सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा वो ये पूछा कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जब प्रोपगेट करती है तो उसकी आप जो वेव फंक्शन है उसे लिखें। तो मैंने लिखा उसे साई एक्स टी को बताया कि साई एक्स टी क्या होगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का। तो मैंने लिख दिया ए एक्सपोनेंशियली, और यहाँ पे लिखा माइनस आई अपॉन एच कट और ई टी माइनस पी एक्स, ये मैंने लिखा। तो इस पर उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, और क्वेश्चंस में उनका ये था कि ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। तो एक तो उन्होंने क्वेश्चंस में ये पूछा कि आप इससे टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन है उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। तो मैंने उसे इजीली कर दिया, 2 बार, एक बार पोजीशन के रेस्पेक्ट इसे डिफ्रेंशिएट किया और फिर दोबारा किया, और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के मैंने टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ड्रॉ कर दी। उसके अलावा एस आई बराबर ई साई रख के और एस आई बराबर आई एच का डेल साई ओवर डेल टी शो कर दिया। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने इजीली ड्रॉ कर दिया। तो मैं अब तक कंफर्टेबल था कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आसानी के साथ मैं बता पा रहा हूँ। लेकिन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था जिसे मुझे पजल में रखा उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को नॉर्मलाइज करें, प्रोग्रेसिव वेव को हमें नॉर्मलाइज करना है। और ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप इसे सर्च भी करेंगे। तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए क्या आएगा। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का नॉर्मलाइजेशन मुझसे कराने लगे। तो मैंने जैसे ही उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की तो मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई और डी एक्स इजकल टू 1। इससे मैंने कोशिश की इसे नॉर्मलाइज करने की, लेकिन मैं इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को नहीं निकाल पाया। तो वो मुझे उनके पास HB पेंसिल थी और कागज़ रखा हुआ था, एक कॉपी थी, उसको उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया और मुझसे कहने लगे कि आप इसे आप निकाल के दिखाएं और इसे को सॉल्व करें। तो मैं इसे बता नहीं पाया और ये मेरे दिमाग में काफ़ी दिन तक रहा। इस पर फिर जब मैं नहीं सॉल्व कर पाया, मैंने काफ़ी इसका प्रयास किया
और तो मैंने फिर उनसे कहा सॉरी, जैसे ही मैंने बोला, क्योंकि मैंने किया ये था कि जैसे ही मैंने साई स्टार साई यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू 1 हो गई थी, क्योंकि साई स्टार में ये प्लस आ जाएगा और साई में जो है माइनस रहेगा, तो एक्सपोनेंशियली 0 बन गया, तो ये 1 बन गया था। और ये जैसे ही मैंने मॉड ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और डी एक्स इजकल टू 1 कहा, और जब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की मैंने, तो ये मैंने 1/इन्फिनिटी पुट करके इसको 0 देखा। तो ये मैंने जो मेरे पास का कॉपी थी उस कॉपी में मैंने ये कैलकुलेशन की हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट 3 ने देखा तो 3 सब जो एक्सपर्ट थे वो मुझसे कहने लगे कि अगर हम ए को 0 यहाँ पे रख देंगे तो साई 0 हो जाएगा और ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, तो क्या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है वो 0 हो सकता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन में मैं फंस गया और मैं निश्चित तौर से निराश रहा इस क्वेश्चन का जवाब ना देने पर। कुछ क्वेश्चंस जिन्हें मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि जिन्हें मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, जिनसे मैं संतुष्ट नहीं था, उनमें एक क्वेश्चन यही था जिस पर मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। मुझे बहुत बेटर इसका आंसर देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाया। बाकी मैंने फिर बाद में सर्च करने की कोशिश की, तो आप बताएंगे मुझे, मेरी वीडियो में नीचे मार्क करेंगे कि इसे हम नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर पाते। तो आपसे उम्मीद करूँगा कि हो सकता है ये इंटरव्यू में आपसे भी पूछा जा सकता है, ये इस तरीक़ा का क्वेश्चन है। तो यहाँ से उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछने के बाद क्वेश्चंस जो है लेजर से शुरू किया पूछना, और लेजर पे उनका डिस्कशन चलता रहा। लेजर पे जो मुझे याद पड़ते हैं जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, वो सबसे पहले पूछा स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। तो स्टिमुलेटेड एमिशंस पूछा और पूछा कि स्टिमुलेटेड एमिशंस का मतलब क्या है। तो इस पर उनका डिस्कशन काफ़ी देर तक चलता रहा, स्टिमुलेटेड एमिशन पूछते रहे और उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे। स्टिमुलेटेड एमिशंस और उसके अलावा जो हमारा इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, लेजर कैसे बनती है, हमारी जो लेजर है उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। काफ़ी देर तक डिस्कशंस लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन पे चला। मैं ख़ास तौर से ये भी बताना चाहूँगा फ्यूचर के सभी स्टूडेंटों को जिन्हें ये इंटरव्यू फेस करने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के और बार्क के या कहीं पे भी फिजिक्स में इंटरव्यू फेस करने होंगे, चाहे वो लेक्चरर के इंटरव्यू हों, वहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में हैं। लेजर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछे गए स्टिमुलेटेड एमिशन पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होते हैं। साथ साथ मुझसे पूछा गया कि रूबी लेजर और रूबी लेजर के अलावा जो हमारी हीलियम नियॉन लेजर है उनमें से कौन सी लेजर बेटर है, और हीलियम नियॉन लेजर की जो खास विशेषता है रूबी लेजर पर वो क्या है, यहाँ पे कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलता है, यहाँ कितनी का निकलता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। तो लेजर पे काफ़ी उन्होंने पूछा और मैं पूर्ण संतुष्ट था लेजर के क्वेश्चनों पे, क्योंकि ये टॉपिक मैं तैयार करके गया था। मुझे उम्मीद थी कि लेजर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये लेजर पे क्वेश्चन थे। तो ये हमारा तीसरे जो एक्सपर्ट थे वो यहीं पर रुके। तो इनके जो क्वेश्चंस थे जिन पे मैं संतुष्ट नहीं था, वो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन था जो मुझे बहुत दिन तक पजल में डाले रखा इस क्वेश्चन ने। बाद में मैंने इसका आंसर किसी बड़े प्रोफेसर से डिस्कस किया था कि हमेशा क्यों नहीं कर पाते, मैं कभी फिर डिस्कस करूँगा। तो ये हमारे 3 एक्सपर्टों का इंटरव्यू था। बाय द वे ये सब कुछ जो भी इंटरव्यू चल रहा था उसमें ये चेयरमैन सर जो थे प्रोफेसर रामचल जी, ये उस पूरे इंटरव्यू बोर्ड को डील कर रहे थे, देख रहे थे मेरे आप भावों को, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, इस अपनी चेयर को यहाँ से खिसका के यहाँ पे उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला लिया अपने पास ही, मतलब पास ही यहाँ चेयर खिसकवा ली। मैंने चेयर खिसकाई और उन्होंने कहा तुम यहाँ बैठो। तुम्हारे इंटरव्यू को देख के मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी फिजिक्स का ही प्रोफेसर हूँ, तो ये चाहूँगा कि 3 एक्सपर्ट तो पूछ चुके हैं आपसे, मुझे भी आपका इंटरव्यू सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ पूछ लूँ। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोफेसर हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे पूछूँ। तो मैंने कहा सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी कम ही आती है, लेकिन आप पूछ लीजिए, जो भी मुझे आता होगा मैं कोशिश करूँगा बताने की, और जो भी बता पाता हूँ तो प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे जो मुझे क्वेश्चंस याद आ पड़ते हैं, जो मैं चाहूँगा कि चेयरमैन सर ने मुझसे क्या क्या पूछा और क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे थे उनके जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं उन्हें कहूँगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस तो काफ़ी संक्षिप्त पूछे, मतलब बहुत देर तक नहीं पूछे, लेकिन पूछे सारे क्वेश्चन सच थे। तो उनका एक क्वेश्चन जो सबसे पहले उन्होंने पूछा मुझसे कि एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर ट्रांजिस्टर का जो बेसिक फंक्शनिंग है वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्जन जो है वही एम्पलीफिकेशन होता है, तो ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन करता है। तो कहने लगे कि जो हमारा
वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग में बदल ये कैसे देता है। तो मैंने वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बताया कि सर जब हम वीक सिग्नल को फॉरवर्ड बायसिंग से उधर की तरफ भेजते हैं जहाँ रिवर्स बायसिंग होती है, तो जो बैटरी होती है वो उस सिग्नल को स्ट्रेंथ दे देती है, और पोटेंशियल बैरियर को जब वो सिग्नल ब्रेक करते हैं तो उस समय पर उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो काफ़ी संतुष्ट थे मेरे इस जवाब से। 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने उसी में क्रॉस पूछा, और फिर उन्होंने जो पूछा वो पूछा कि अगर हम एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बनाना चाहते हैं तो क्या किसी एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बना सकते हैं, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर में क्या अंतर है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर अगर हमारा कोई एम्पलीफायर बरखासन क्राइटेरिया को ओबे करता है तो बरखासन क्राइटेरिया को ओबे करते समय पे एक एम्पलीफायर को हम ऑसिलेटर बना सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी संतुष्टि उस पर बताई। फिर उन्होंने मुझसे बरखासन क्राइटेरिया कहा, तो मैंने बताया उन्हें कि सर हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं एक एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बनाने में, और साथ साथ जो उसका जितना फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं वो वोल्टेज गेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस तरीक़ा से मैंने बताया कि जो फीडबैक फ्रैक्शन है वो 1/A के इक्वल होता है। तो उन्होंने फिर इस पर थोड़ा सा कुछ और पूछा कि कुछ रिजल्ट बताइए आपने यहाँ से ये किस तरीक़ा से कहा है, और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेज डिसएडवांटेज पे पूछे, और साथ साथ उन्होंने एक जो क्वेश्चंस मुझे याद पड़ता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछा, वो करीब काफ़ी देर तक डिस्कस रहा। एक कहा उन्होंने कि जब हम बिजली की सप्लाई करते हैं तो उसको हाई वोल्टेज पे हम करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसे मैं यहाँ याद करना चाहूँगा, आपको कहना चाहूँगा कि इसको भी तैयार रखें। ये सभी क्वेश्चंस मैं इस प्रोस्पेक्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो इंटरव्यू है वो मैं इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि यही इसी तरीक़ा के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो आप इस तरीक़ा के क्वेश्चनों को निश्चित तौर से तैयार करें, और बहुत सारे स्टूडेंटों से यही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आगे फ्यूचर में भी। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और बताना चाहूँगा कि सब मुझसे भी पूछे गए हैं। तो हाई वोल्टेज पे हम जो AC सिग्नल है उसे हाई वोल्टेज पे हम क्यों भेजते हैं, तो उस पर उन्होंने पूछा। तो मैंने बताया कि सर जो हमारा हाई वोल्टेज के ऊपर हीट का जनरेशन कम होता है और पावर लॉसेज कम होते हैं। तो उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी, और फिर पूछने लगे कि फिर हम हाई वोल्टेज पर भेजने के बाद जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं या स्टेप अप होते हैं। तो मैंने बताया उन्हें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम सर यूज करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम उसे जो हमारी दैनिक ज़रूरतों में है उस वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो में ला के यूज कर पाएँ, क्योंकि हम 230-240 वोल्ट पे जो है डिवाइसों को मैकेनिज्मों को यूज करते हैं। तो इस तरीक़ा से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन इस पर काफ़ी डिस्कशन उनका रहा। तो वो ये सब चीज़ें इनसे डिस्कस हुई, इतना ही कुछ उन्होंने पूछा था। फिर उसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ वो साइकोलॉजिस्ट के साथ था। तो साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे 2 क्वेश्चंस जो पूछे जो मैं बताना चाहूँगा आपको। वो एक साइकोलॉजिस्ट ने एक क्वेश्चंस मुझसे सबसे पहले पूछा कि आप बहुत यंग एज में हैं और आप क्लास के अंदर जाते हैं, तो स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं जिसका आंसर आपको नहीं आता, तो आप क्या करेंगे। तो मैंने उसका रिप्लाई उन्हें कहा कि सर सब चीज़ें कोई भी नहीं जानता, मैं अपने पहले ही लेक्चर में बच्चों से कह दूंगा कि ऐसा नहीं है कि फिजिक्स मुझे सब कुछ आता है फिजिक्स में, या आप जो भी पूछेंगे मैं सब बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं आज नहीं बता पाऊंगा तो मैं कल या परसों या 1-2 दिन में पढ़ने के बाद आपसे डिस्कस करूंगा इस चीज़ को, या अपने सीनियरों से पूछूंगा या कहीं नेट से सर्च करूंगा और उसके बाद ही रिप्लाई करूंगा। तो मेरा जवाब इस तरीक़ा से था कि सर मैं पहली ही बार में जब क्लास शुरू करूंगा और जिस भी सेशन को पढ़ाऊंगा उसमें ही मैं ही अपनी लिमिटेशंस बता दूंगा कि हर कोई हर चीज़ का जवाब नहीं जानता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका मुझे जवाब नहीं पता होगा, नहीं होगा तो मैं फिर आगे बताता हूँ। तो संतुष्ट थे इससे। और एक जो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, वो पूछा कि 3 इंडियन फिजिसिस्ट के आप नाम बताइए। तो मैं साइकोलॉजिस्ट के दोनों क्वेश्चंस आपको फिर से बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन तो उनका यही था कि आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन था कि 3 इंडियन फिजिसिस्ट के नाम हमें बताने हैं जिनका कंट्रीब्यूशंस आपके हिसाब से बहुत बड़ा रहा है। तो मैंने कहा 3 फिजिसिस्टों के नाम में मैंने सबसे पहले CV रमन साहब का नाम लिया, और दूसरा जो नाम मैंने दिया था वो होमी जे भाभा, और तीसरा नाम होमी जे भाभा के बाद मैंने जो तीसरा नाम लिया था होमी जे भाभा, और तीसरा नाम मैंने लिया था SN बोस का, सत्येंद्रनाथ बोस। तो ये
चीज़ उन्होंने मुझसे, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने केवल 2 ही क्वेश्चन ये पूछे थे। तो थोड़ा बहुत इन्होंने जो इसमें मुझसे पूछ लिया था कि भाई भाभा जी का और एस.एन. बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो मैंने थोड़ा-सा ब्रीफ में वो बता दिया। तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने, जब मैं चेयरमैन साहब के पास था तो साइकोलॉजिस्ट के बिल्कुल बराबर में थे। उन्होंने ऑल द टाइम मुझे वॉच किया और वॉच करते समय बिल्कुल लास्ट में ये क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे। उसके बाद ये जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, मैं यहीं से डील कर रहा था साइकोलॉजिस्ट को, तो क्रम ये था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन्होंने किया, इंटरव्यू खत्म भी इन्होंने किया, लेकिन सबसे जो सब्जेक्ट के ना करके ये जो कॉमन बेसिक क्वेश्चंस थे ये साइकोलॉजिस्ट ने पूछे। साथ साथ जब ये पूरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो चेयरमैन साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने मुझे थपथपाया पीछे से और बेस्ट ऑफ लक कहा और कहा कि यू डिड योर वेरी वेल इन इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला, करीब मैं जो मुझे याद पड़ता है करीब 1 आवर के आसपास ये इंटरव्यू चल चुका था। मैं करीब 11 बजे के आसपास इंटरव्यू कोर्ट में अंदर एंटर किया था और 12 बजे के आसपास में इंटरव्यू में से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर इंटरव्यू से निकला तो मेरे जो साथी थे उन्होंने सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन कहना शुरू किया। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जो मैंने बता दिया था मुझे वो क्वेश्चंस उस समय याद नहीं आ रहे थे, जिन्हें नहीं मैं बता पाया था उन्हें मैं याद कर रहा था कि मैं ये भी नहीं बता पाया, मैं ये भी नहीं बता पाया, लेकिन बता भी काफ़ी आया था। तो सभी मुझे बधाई देने लगे, कहने लगे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है, आपका इंटरव्यू 1 घंटा चल गया है तो आपका निश्चित तौर से सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू लंबा चलता है तो आपका सिलेक्शन जो है उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ मैं सेलेक्ट हुआ और यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू जो मेरा सिलेक्शन हुआ उसके अंदर मेरी जो रैंक थी होल यूपी वो रैंक नंबर 2 थी। तो सिलेक्शंस जो हुआ और जनरल रैंक थी, ये जनरल रैंक में रैंक नंबर 2। तो थोड़ा सा आशा मुझे भी लग रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा कि जिस तरीका से चेयरमैन ने मुझे लास्ट में भेजा, जिस तरीका के संबोधन उनके थे, उस तरीका के इनके जो हाव में देख रहा था उसे देख कर मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादा अनुभव नहीं था, बहुत यंग एज में था, तो मैं अपने इंटरव्यू के बाद श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो सिलेक्शन भी हुआ और विद अच्छी रैंक के साथ हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं अपनी वो बता रहा था कि मेरा फिर इंटरव्यू कैसा रहा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे कैसे फेज रहे इंटरव्यू के। बाकी जो मैं वहाँ सीखा उस इंटरव्यू में वो यही सीखा कि आप जो है जितना जानते हैं उसे ईमानदारी के साथ बताएं, नहीं आता है तो उन्हें बहकाने का प्रयास ना करें। वो बहुत अनुभवी लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू में ईमानदार रहते हैं और इंटरव्यू को अच्छे से फेस करते हैं, चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं और कॉन्फिडेंस आप बनाए रखते हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं आते उन्हें ईमानदारी के साथ उन पर सॉरी बोल देते हैं, तो ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और ये मैंने रखी, तो उसका रिवार्ड भी मुझे मिला। मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से आपको प्रेरणा देगा इस तरीका का इंटरव्यू। और आगे कुछ मेरे जो अनुभव हैं इंटरव्यू के, जिन जिन एग्जामों में मैंने इंटरव्यू दिए, जो भी मेरी सफलताएं उन्हें आगे भी मैं शेयर करूंगा। तो आप बताएं कि ये आपको कैसा रहा, कैसा लगा इंटरव्यू। तो आपके कमेंटों के मैं इंतज़ार में रहूँगा। और जो बच्चे आगे मेहनत कर रहे हैं उनको जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए फाइट कर रहे हैं इंटरव्यू में, या जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं अभी सफल नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए निश्चित तौर से एक मार्गदर्शन के तौर पर मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कुछ आगे फिर से अपलोड करूँगा। तो इस पर अपनी राय दें, अपने विचार व्यक्त करें और बताएं आगे आप किस तरीका की वीडियो चाहते हैं। ये मेरे पर्सनल अनुभव थे, मैं अपने पुराने जो समय है उसको याद करते हुए आज ये इंटरव्यू मैंने शूट किया है, तो मुझे उम्मीद है कि देश के बच्चों को लाभ देगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।